हेलो फ्रेंड्स। हमें पता है कि स्टडी हर स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कई बार हमें स्टडी करते समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ख़ास करके जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें अब करना क्या चाहिए, हमें मैथ क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैथ हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है और स्टडी करते समय हम कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, हमसे क्या गलतियाँ होती है, इन सभी गलतियों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें। हाँ, हमें तो आमतौर पे लगता है कि हाँ मुझे आता है पढ़ाई करना। पढ़ाई यानी क्या, जो टीचर होमवर्क देते हैं वो होमवर्क कंप्लीट कर लो, तो क्या वो पढ़ाई होती है? नहीं, वो कभी पढ़ाई नहीं होती है। इट इज़ जस्ट रोट वर्क। रोट वर्क यानी जो भी हमें काम दिया जाता है वो काम पूरा करते हैं। जैसे कि कोई मज़दूर हो, उस मज़दूर के जैसे क्या वो पढ़ाई होती है? नहीं, वो कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। तो फिर एक और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं स्टडी की शुरुआत में कि मैं आज 2 बजे से 3 बजे तक ये करूँगा, 3 बजे से 4 बजे तक इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा, 4 से 5 तक ये करूँगा, आधा घंटा फिर मैं ब्रेक लूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। लेकिन मैंने आज तक जो देखा है, आज तक मैंने एक भी बच्चे को इस तरीके से जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि ऐसा टाइम टेबल बनाना यही सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हम मशीन्स नहीं है जो हमारे लिए कुछ काम ऐसा फिक्स कर दिया जाए और हम वो काम पूरा टाइम करते रहेंगे। तो फिर हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, पढ़ाई का असली और सही तरीका क्या होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना चाहिए कि हम वर्कर्स नहीं हैं। हम वर्कर्स नहीं है, इसके मीनिंग क्या है? हम वर्कर्स नहीं है इसकी मीनिंग ये है कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं जो 9 to 5 हमारा वर्किंग टाइम है और हमें इसी टाइम में जॉब करना है, काम करना है और उसके बाद हम फ्री होते हैं। नहीं, जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में हैं हमारे स्टडी का टाइम होता है होल डे, पूरा दिन। हमें पूरा दिन स्टडी करनी है। तो पूरा दिन स्टडी करनी है यानी क्या हमें 24 घंटे हाथों में किताब लेकर पढ़ते बैठना है? नहीं, हमें 24 घंटे हाथों में किताब लेकर पढ़ते नहीं बैठना है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देनी है कि हमारे टारगेट्स होने चाहिए। हमारे टारगेट्स होने चाहिए। टारगेट्स होने चाहिए इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक लेते हैं, फिफ्थ स्टैंडर्ड का छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट रोमन न्यूमेरल्स, मैथमेटिक्स का रोमन न्यूमेरल्स। अब अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपने पहले ये तय करना चाहिए कि आपको रोमन न्यूमेरल्स टॉपिक कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए। वो छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए हम 2 दिन देंगे। ये 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए 2 दिन देंगे। उसमें से एक दिन आप उसकी थ्योरी के लिए देंगे और उसका अगला वाला दिन उसके प्रॉब्लम सेट के लिए देंगे। जब आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक को डिवाइड करेंगे दिनों के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक दिन में ही उसकी थ्योरी और प्रॉब्लम सेट दोनों कवर कर लिया तो फिर आपको ये टॉपिक एक दिन में ही पूरा खत्म हो जाएगा और आपको जो अगला दिन बचेगा वो अगला दिन आप किसी दूसरे टॉपिक के लिए या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप इसे आवरली बेसिस पे घंटों के हिसाब से करोगे, अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट काम आ गया या फिर आप कहीं बाहर चले गए तो आपका वो जो टाइम टेबल है, वो जो शेड्यूल है, वो पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा और आप ना वो टॉपिक कर पाओगे ना आपको आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कुछ चीज़ें कर सकोगे। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो आप 100% अपनी लाइफ को ओन नहीं करते हो। घर वाले रहते हैं, घर के काम रहते हैं या फिर किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई का तय करो तो वो टारगेट के हिसाब से करो, मुझे इतने दिनों में इतनी चीज़ कंप्लीट करनी है। ये होगी पढ़ाई की पहली बात। उसके बाद आता है रियलिस्टिक गोल। क्या? रियलिस्टिक गोल। अब ये रियलिस्टिक गोल, इसकी मीनिंग क्या होती है?
रियलिस्टिक गोल यानी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्ज़ाम से पहले वो सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में मैथ का एक, साइंस का एक, लैंग्वेज मराठी रहे उस लैंग्वेज का एक, हिंदी रहे उस लैंग्वेज का एक, इंग्लिश का एक, हिस्ट्री का एक, ज्योग्राफी का एक, सिविक्स का एक, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक में एक दिन में कवर कर पाऊंगा। क्या ये बात इम्पॉसिबल है? नहीं भी और हाँ भी। नहीं इसलिए कि अगर आपने पूरा साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपको एक दिन में एक टॉपिक कवर करना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा 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 पढ़ते आ रहे हो तो आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टडी में यही होती है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है रियलिस्टिक गोल के बाद का। रियलिस्टिक गोल में आपको ये याद रखना है कि आपका जो भी गोल होगा, जो आपका जो भी टारगेट होगा वो रियलिस्टिक हो। मतलब अगर आपका कोई 10 पेजेस का टॉपिक है तो वो 10 पेजेस का टॉपिक आप डेज के हिसाब से नहीं, मैं एक दिन में 2 पेजेस करूँगा, एक दिन में 3 पेजेस करूँगा, इस तरीके से नहीं। उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को एनालाइज करके आपको तय करना है। अगर एक टॉपिक में 5 पॉइंट्स है और उन 5 पॉइंट में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इजी है। आप उन्हें पढ़कर या फिर उन्हें सीख कर अपने टीचर से हो या फिर यूट्यूब जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रहे, आप उनसे वो आसानी से समझ सकते हो। तो क्या आप इन 3 टॉपिक को हर दिन सिर्फ एक पॉइंट करोगे? अगर आप उसको हर दिन एक पॉइंट करोगे तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मे भी उसमें का 4th और 5th पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, शायद आपको 4th पॉइंट के लिए ही 2 दिन लगे। तो इस वजह से आपका जो भी गोल होगा वो गोल रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है रिवीजन। तो फिर हमारे पढ़ाई में रिवीजन की क्या ज़रूरत है? थर्ड पॉइंट है रिवीजन। और मेरे हिसाब से यहीं पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे होशियार और स्मार्ट बच्चे भी यहीं पर मार खा जाते हैं। तो रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है? रिवीजन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि आपने अब तक जो नॉलेज कलेक्ट किया है, आपने अब तक जो नॉलेज कलेक्ट किया है वो नॉलेज को जब आप रिवाइज करते हो तो आपको इंटरनली ब्रेन के हिस्से में क्या होता है ये समझ में आएगा, जिसे मैं बताता हूँ। सुनिए, हमारे ब्रेन में कुछ सिनेप्स होते हैं। सिनेप्स क्या होते हैं ये जब आप हायर एजुकेशन लोगे 10th के बाद तो आपको पता चल जाएगा। जो सिनेप्स होते हैं, नए नए सिनेप्स क्रिएट होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन, समझिए ये हमारा ब्रेन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है वो इन्फॉर्मेशन जाने के लिए एक रास्ता तैयार होता है। सिनेप्स के लिए अभी के लिए हम इस तरीके से याद रखेंगे कि एक रास्ता, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन छुड़ा रहे हो तो वो क्वेश्चन किस तरीके से छुड़ाना है, उसके स्टेप्स क्या है, वो आप किस तरीके से लिखोगे, इनके जो सारे के सारे स्टेप्स है वो एक रोडवे या फिर एक मैप, एक रास्ता बन जाएगा। और अगर मुझे बताइए, अगर कोई रास्ता बहुत दिनों तक यूज़ ना किया जाए तो क्या होता है? उस रास्ते पर कच्चा रास्ता, नॉट वो रोड पे जो अपने रोड होते हैं सीमेंट के और इसके बने हुए, वो रास्ता नहीं, जो कच्चा रोड होता है वो रोड पर क्या हो जाता है, उस रोड पर घास उग जाती है और फिर वो रास्ता अपने आप ही गायब हो जाता है। इसलिए हमारे ब्रेन में भी सेम इसी तरीके से वर्किंग होती है। घास नहीं उगती है, जो रोड होता है, जो रोडवे होता है, जो मैप होता है, जो सिनेप्स होता है, वो सिनेप्स खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसीलिए हमारा ब्रेन हमेशा एक ही चीज पर काम करता है, या तो यूज इट और लूज इट। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम भूल जाते हैं। इसलिए ये जो हमारी पढ़ाई है, उस पढ़ाई वाली इंफॉर्मेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। यूज़ करना है यानी रिवाइज करना है। अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसे भूल ही जाएंगे। तो अब एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैंने अब तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो क्या मैं ये सब अभी से, अगर मैंने लेट पढ़ाई शुरू की है तो क्या मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगा, क्या मैं अच्छे से चीज़ें समझ पाऊँगा? देखिए, जो हम ह्यूमंस हैं,
हमारी एक बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है। बहुत आमतौर पे हम इसे गौर नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, आज मैं उसे आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताओ, आज आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप कौन से प्रोसेसेस कर रहे हो? फर्स्ट आप देख रहे हो, यानी यू आर वॉचिंग। उसके साथ ही आप सुन रहे हो, मतलब यू आर लिसनिंग। उसके साथ ही आपका दिल धड़क रहा है, मतलब हार्ट इज बीटिंग। उसके साथ आपके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो कर रहा है, सही है। उसी के साथ आपका रेस्पिरेशन चालू है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। उसके साथ ही आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, उसके साथ आपके मसल्स भी वर्क कर रहे हैं। ब्रेन मसल्स, ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है? आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से प्रोसेस करके आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। मसल्स, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, आप बैठे हो, खड़े हो, आपके मसल्स भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसेस आपके बॉडी में हो रही है, आप अभी कर रहे हो इस वीडियो देखते समय। तो मुझे बताओ, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एक साथ कर सकता है, मैंने क्या कहा? इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एक साथ कर सकता है, क्या वो एनिमल स्टडी जैसे छोटे से काम को इजीली नहीं कर पाएगा? वो बहुत ही इजीली कर पाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कोई भी स्टडी रहे, कौन सा भी सब्जेक्ट रहे, उस सब्जेक्ट को आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मास्टरी मिला सकते हो। क्यों पा सकते हो? क्यों? क्योंकि आप ह्यूमंस हैव लार्जेस्ट ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज़्यादा विकसित है, और हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस कर सकते हैं जो बाकी जानवर कर नहीं सकते। इसलिए स्टडी हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार हमें चीज़ें समझती क्यों नहीं। हम अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें समझती क्यों नहीं? तो चीज़ें ना समझने की सबसे पहली वजह ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। मैं जो बातें कह रहा हूँ उस पर अच्छे से ध्यान देना। लैंग्वेज प्रॉब्लम, और सेकंड इनकॉम्पिटेंट टीचर। अब इनकॉम्पिटेंट टीचर और लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये बात क्या होगी? लैंग्वेज प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जो लैंग्वेज हम घर में अपने मोहल्ले में यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज हम स्कूल में पढ़ते हैं वो लैंग्वेज टोटली डिफरेंट होती है। मतलब कैसे? समझो, अगर आप घर में हिंदी बोलते हो और आपके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात की जाती है, तो क्या आप आसानी से वो इंग्लिश समझ पाओगे? नहीं। तो क्या आप वहाँ पे जो भी बोला जा रहा है, अगर आपको वो बोली हुई चीज़ें ही नहीं समझ रही, तो क्या आप उसे स्टडी कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे? कभी नहीं। कई बार कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, मतलब गांव से शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो बात करने की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज और शहरों वाली लैंग्वेज, इनमें जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस की वजह से उन्हें चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। इस वजह से वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कई बार ट्राई करने के बावजूद चीज़ें क्यों नहीं सीख पाते हैं। तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो फिर इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी वोकैब बढ़ानी है। वोकैब बढ़ानी है यानी अपना शब्द संग्रह। शब्द संग्रह यानी आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, और कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ड आपको अगर समझे नहीं तो उस वर्ड की मीनिंग आपको समझनी है। आमतौर पे बच्चे लफ्ज़ों को याद करते हैं, जैसे कि कोई लफ्ज़ है, समझिए अक्यूज, तो इसकी मीनिंग होती है आरोपी। आरोप। और दूसरा है एलिगेशन, इसकी भी मीनिंग होती है आरोप। तो क्या आपको सिर्फ इसकी स्पेलिंग याद रखनी है? कभी नहीं। आपको एक्यूज और एलिगेशन, इन दोनों में एक्यूजेशन
एक्यूजेशन और एलिगेशन, इनकी सिर्फ स्पेलिंग याद नहीं रखनी है, आपको ये समझ के लेना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब तक आप उन लफ्ज़ों को दिल से समझ के ना लो, क्योंकि इसकी भी मीनिंग आरोप और इसकी भी मीनिंग आरोप है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग लिटरली सेम नहीं है, इसमें फ़र्क है। ये क्या फ़र्क है वो आप लोगों को ढूंढना है। तो फिर आप जब इन लफ्ज़ों को, इन वर्ड्स को अच्छे से समझ कर लोगे, तभी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आपका टैकल हो जाएगा और आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे। साइंस में कई बार हम पोटेंशियल लफ्ज सुनते हैं तो हम लगता है पोटेंशियल 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 डिफरेंस ये वो, लेकिन आपको पोटेंशियल की मीनिंग समझनी चाहिए कि पोटेंशियल यानी क्या है, उस लफ्ज की मीनिंग क्या है, वो आखिर कहना क्या चाहता है। जब आप ये समझोगे तभी आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर होगी और आप अच्छे से बात करना सीखोगे और अच्छे से चीज़ों को समझना सीखोगे। और फिर ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको ये भी प्रॉब्लम है, ये समझ के लेना होगा। इनकॉम्पिटेंट टीचर, इसकी मायने होते हैं, इसकी मीनिंग होती है ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर जो अच्छे से पढ़ा ना सके, जो अच्छे से पढ़ा ना सके। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर सिर्फ और सिर्फ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो क्लेवर बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमारे इंडियन सोसाइटी में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी क्या, हमें हर बच्चे को साथ लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी कई बार इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी गई एक बात रह जाती है और हर कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो फिर अगर आपको अपना टीचर कॉम्पिटेंट है या नहीं ये समझना है तो सिर्फ एक चीज़ करनी है। कौन सी? अगर आपके टीचर ने सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ रहा है तो वो होशियार है। हाँ, बाकियों को समझ रहा है लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है, तो क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ? नहीं, आपको उन टीचर से जाके बात करनी है, आपको उनसे सवाल पूछना है और जो टीचर आपके सवालों के जवाब देगा वो आपके लिए अच्छा है। आपको सिर्फ ये चीज़ समझ में और ध्यान में रखनी है कि खुद के लिए अच्छा क्या है, लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, मुझे समझ रहा है या नहीं। और जब आप फिफ्थ से या फिर फर्स्ट से जब सब चीज़ों को अच्छे से समझ के लेते हो तो उसके बाद आप सिर्फ आसानी से स्टडी ही नहीं कर पाते, आप आसानी से जॉब कर पाते हो, आप सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा पार्ट स्टडी से, एजुकेशन से बन पाते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।